हेलो एवरीवन। तो बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हमने +1 बॉटनी का चैप्टर डिस्कस करना है। चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो बच्चे अगर हम देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो फोटो एंड सिंथेसिस, अगर हम इन दो वर्ड्स को ब्रेक करके देखें तो हमारे पास यहाँ फोटो का मतलब क्या है। फोटो का मतलब होता है बच्चे लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है टू मेक, कुछ बनाना। और यहाँ ये क्या बना रहे हैं, अपना खाना, दैट मीन्स फूड। तो फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोल सकते हैं कि जब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके उससे अपना फूड बनाते हैं। तो बेसिकली बच्चे वो यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम देखें बच्चे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे पास फोटोसिंथेटिक हैं, तो प्लांट्स तो हम सबको पता है बच्चे कि प्लांट्स तो जो होते हैं वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हो गया, क्राइजोफाइट्स हो गया जिनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस बोलते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए और यूग्लेनॉइड्स हो गए। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स भी फोटोसिंथेटिक हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स बच्चे फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट मीन्स अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अगर हम यहाँ देखें ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन या प्रोडक्शन। तो जो खुद का खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। क्योंकि बच्चे हेटेरो का मतलब ही क्या होता है, हेटेरो मीन्स अदर्स, जो बाकियों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। अगर हम एनिमल्स की, ह्यूमंस इंक्लूडिंग जिसमें है, उनकी बात करें तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चे, वो हो जाते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट है बच्चे, कहते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब डायरेक्टली कैसे, जैसे बच्चे जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं और अपना खाना ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। लेकिन जिस भी एनिमल को वो कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने भी किसको कंज्यूम किया हुआ है, उनके पास भी किनसे एनर्जी आई है, प्रोड्यूसर से, दैट मीन्स प्लांट से। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हेटेरोट्रॉफ होएगा बच्चे, वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होएगा। अब देखते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे बच्चे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर हम देखें बच्चे, ये हमारा प्लांट है, प्लांट के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो क्या होती है बच्चे, सनलाइट। तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम आगे बात करेंगे। कुछ पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ कलरिंग एजेंट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स के पास जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट क्या करते हैं बच्चे, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लस वाटर यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वो क्या करते हैं बच्चे, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, उसको यूज करके अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये C6H12O6 क्या है बच्चे, ये हमारी यहाँ पे प्लांट्स ने बनाई है ग्लूकोज। साथ साथ बाय प्रोडक्ट में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 यूज करते हैं और O2 को इवॉल्व करते हैं।
ये प्लांट्स कब करेंगे? जब वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज अगर रेस्पिरेशन में बात करें तो प्लांट्स की रेस्पिरेशन भी बच्चे एनिमल्स की तरह ही होती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स भी O2 को कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। CO2 वो यूज कब करेंगे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने बच्चे। तो कहते हैं अगर यहाँ अब हम डिस्कस करें कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस क्या हैं, किस वजह से इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले तो खाना बनाने के लिए, और दूसरी चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन हमें उससे मिल रही है उसके लिए भी फोटोसिंथेसिस जरूरी है। तो ये जो दो मेजर एडवांटेजेस हैं जो फोटोसिंथेसिस से हमें मिल रही है बच्चे, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि जो हमने ये ऊपर रिएक्शन देखी है ये कैसी रिएक्शन है। तो देखो इधर हमने क्या किया बच्चे, रिएक्टेंट साइड पे हमने 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लिए। तो हमारे पास यहाँ क्या है, 6 कार्बन के कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इधर बाय प्रोडक्ट के अंदर देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बन रहा है। तो हुआ क्या है बच्चे, इधर जो ये फ्री कार्बन पड़े थे इधर जाके उनमें क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स मेकिंग हो रही है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बच्चे तो ये कैसी रिएक्शन है, एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म के अंदर हम दो तरह की रिएक्शंस की बात करते हैं। एक हमारे पास होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक का मतलब काटना, दैट मीन्स बॉन्ड्स का ब्रेक होना। तो वो जो बॉन्ड्स का ब्रेक होना है, ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस है, उनको कैटाबॉलिक कहते हैं। लेकिन अगर मेकिंग हो रही है बच्चे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब जब भी बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी क्या होती है बच्चे, कंज्यूम होती है। अगर बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी क्या होएगी, एनर्जी उस टाइम पे रिलीज होएगी। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। दैट मीन्स यहाँ पे हीट जो है, एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चे। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उनको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसे रिडॉक्स है वो देखते हैं। तो देखो यहां हमारे पास है CO2। अगर हम देखें CO2, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, कार्बन की वैलेंसी है 4। तो यहां हम 4 बॉन्ड्स बना देंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये वाली फॉर्म कार्बन की पड़ी हुई थी। कहते हैं इसको हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ जो भी बॉन्ड्स हैं उसके ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखो जब इस CO2 से यहां हमने ग्लूकोज बनाया तब क्या हुआ, यहां से यहां आके क्या हुआ, हमारे पास बचे ऊपर 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन अगर हम ले, ठीक है। दैट मीन्स यहां हमारे पास क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं था बच्चे, ठीक है। ऑक्सीजन यहां हमारे पास थी, यहां ऑक्सीजन कम हुई है, तो मतलब यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, रिडक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पे रिडक्शन है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी बच्चे, ये होगी हमारे पास यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सिर्फ हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है कि आपको ये पता हो कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है और इसकी रिएक्शन क्या है। जहां से ये मेन चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे वो है एक्सपेरिमेंट्स। अब हमने एक रिएक्शन बता दी, हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 और वाटर की जरूरत है। उसके बाद हम सनलाइट और क्लोरोफिल को लेते हैं और इन सब की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और उसमें से O2 और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को इवॉल्व करते हैं। लेकिन इसी ही इक्वेशन को प्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए गए
ताकि ये चीज प्रूव हो सके कि जो ये इक्वेशन में यूज हो रहा है वो वाकया ही में प्लांट यूज करते हैं और जो इवॉल्व हो रहा है वो वाकया ही में जो प्लांट्स हैं बच्चे वो इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज बच्चे वेरीजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीजिनेटेड का मतलब क्या होता है? कवर्ड। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था हमारे पास वेरीजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये बेसिकली किस चीज के लिए किया गया था? ये किया गया था बच्चे सनलाइट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव किया गया था कि जो सनलाइट है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे किया गया? उन्होंने बच्चे एक प्लांट लिया, उस प्लांट के एक लीफ को ऊपर से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब अगर वो लीफ ब्लैक पेपर से कवर था दैट मीन्स वो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं था बच्चे। ठीक है, बाकी के जो उसके लीव्स थे वो एक्सपोज्ड थे, दैट मीन्स उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं की गई थी। तो कुछ टाइम के बाद बच्चे क्या किया गया? सबसे पहले इसको जब कवर किया तो ये इंश्योर कर लिया गया कि उसके अंदर पहले का कोई भी स्टार्च ना पड़ा हो। अब स्टार्च क्या है यहाँ पे? जैसे बच्चे हमारे अंदर एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक उसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो उनका एक्सेस ग्लूकोज है उनको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किया, इस प्लांट को डी स्टार्च कर लिया। डी स्टार्च मतलब कि उसके अंदर कोई भी स्टोर्ड फूड भी ना पड़ा हो। उसके बाद उन्होंने इसको कवर किया। अब जब कुछ टाइम के बाद बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया गया तो क्या देखा गया? जो लीफ हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था दैट मीन्स उसको कोई सनलाइट नहीं मिल रही थी। अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही बच्चे दैट मीन्स क्या है कि उसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ना कोई ग्लूकोज बनेगा ना कोई स्टार्च बनेगा। स्टार्च को चेक करने के लिए कि क्या किसी सोल्यूशन के, क्या किसी सैंपल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बच्चे। वो कौन सा होता है? आयोडीन टेस्ट। ठीक है, अगर तो स्टार्च प्रेजेंट है तो जो ये आयोडीन है ये ब्लू ब्लैक कलर देता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आता। तो अगर हम कवर्ड लीफ के अंदर देखें उसको कोई सनलाइट मिल नहीं रही, उसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही बच्चे, तो उसमें कोई स्टार्च प्रोडक्शन नहीं थी। कैसे प्रूव किया गया? स्टार्च टेस्ट किया गया, और इस लीफ के लिए जो स्टार्च टेस्ट था वो क्या आया? नेगेटिव आया। दैट मीन्स वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सेम टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपोज्ड लीफ के लिए। अब एक्सपोज्ड लीफ को सनलाइट मिल रही थी तो फोटोसिंथेसिस नेचुरल सी बात है बच्चे हो रही थी। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो ग्लूकोज और स्टार्च फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ पे हमें जो स्टार्च टेस्ट था वो पॉजिटिव मिला। दैट मीन्स जो हमारी आयोडीन थी वो क्या हुई? वो ब्लू ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो गई, जहां से हमें ये प्रूव हो गया कि जो एक्सपोज्ड लीफ था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ तक क्या पता चला है बच्चे कि अगर सनलाइट प्लांट को मिल रही है सिर्फ तभी पॉसिबल है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी, चाहे बाकी के सारे फैक्टर्स उस प्लांट को मिल रहे हों। तो ये जो वेरीजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था बच्चे, दिस इज फॉर सनलाइट। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट इज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे जो ये मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था ये किस चीज को प्रूव करने के लिए किया गया था? इससे प्रूव किया गया था कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसको क्या किया उन्होंने? देखो बच्चे, एक टेस्ट ट्यूब ली गई, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन रखी गई और वो कॉटन किसके अंदर सोक्ड थी? वो आपके KOH सोल्यूशन के अंदर सोक्ड थी। जो ये KOH सोल्यूशन है बच्चे, ये क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके पास टेंडेंसी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की। अब किया क्या आगे बच्चे? जो ये टेस्ट ट्यूब थी
इसमें एक ग्रीन लीफ डाला गया, ठीक है। उस लीफ का कुछ पार्ट जो था वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था, बाकी का पार्ट इस टेस्ट ट्यूब के बाहर था बच्चे। तो क्या होगा, जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था उसकी CO2 को ये KOH सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस पार्ट के अंदर कोई CO2 नहीं है, तो अगर CO2 नहीं है बच्चे तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इस पार्ट के अंदर भी हमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, कोई ग्लूकोज एंड स्टार्च फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम एक्सपोज्ड पार्ट को देखेंगे बच्चे, तो यहाँ के लिए हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट या पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था कि जो बच्चे CO2 है दैट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये दो बेसिक्स एक्सपेरिमेंट किए गए थे हमारी सनलाइट और CO2 को देखने के लिए कि ये एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा कुछ डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए बच्चे बाकी की चीजों को प्रूव करने के लिए, और ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो दिया था हमें जोसेफ प्रिस्टले ने। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, किस चीज पे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो पता होना चाहिए, प्लस बच्चे उसने कब से कब तक काम किया था वो ईयर याद होना चाहिए। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे इन इस वाले एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो पहला एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, प्रिस्टले। पूरा नाम क्या था, जोसेफ प्रिस्टले। कब से कब तक किया था बच्चे, 1733 से लेके 1804 तक। तब तक इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब किया किस चीज पे था, ऐसे याद रखना है बच्चे, प्रिस्टले। प्रिस्टले मींस प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होता है, पंडित। पंडित लोग क्या करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। उससे याद रखना है कि इन्होंने किस चीज पे किया था, कि इन्होंने कैंडल ली थी, ठीक है। कैंडल के साथ साथ आपको खुद को याद रह जाएगा कि माउस लिया था इसने। अब इसने किया क्या, इसके एक्सपेरिमेंट को ना बच्चे बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने बेल जार का यहाँ पे यूज किया था। तो देखो इसने क्या किया, इसने बच्चे 3 बेल जार यूज किए। पहले बेल जार के अंदर इसने क्या किया, एक माइस रखा, ठीक है। उस माइस को जब इसने कुछ देर ऑब्जर्व किया तो क्या देखा इसने कि कुछ टाइम के बाद वो जो माइस था सफोकेशन के कारण उस माइस की डेथ हो गई, ठीक है। सेकेंड बेल जार के अंदर इसने क्या किया, एक लाइटेड कैंडल रखी। ये हम सबको पता है कि बर्निंग के लिए O2 जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि वो कैंडल भी कुछ टाइम के बाद उस बेल जार के अंदर बुझ गई, तो वो भी बंद हो गई। तीसरे बेल जार में इसने कुछ इंटरेस्टिंग किया बच्चे। अब तीसरे बेल जार में इसने क्या किया, इसने एक माइस लिया, उसके साथ साथ एक कैंडल ब्लो की, और उस ब्लो कैंडल के साथ इसने एक मिंट प्लांट रख दिया। अब यहां क्या हुआ, देखो जो CO2 ये माइस और ये कैंडल एक्सक्रीट कर रहे थे उसको इस मिंट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पे O2 ये प्लांट बाई प्रोडक्ट में बाहर निकाल रहा था उसको इन दोनों ने ले लिया। तो क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया कि जो टॉक्सिक चीज ये दोनों निकाल रहे थे उनको प्लांट्स ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ उसने क्या देखा, ना तो बच्चे माउस के साथ कोई चेंज आया, वो भी ऐसे जैसे का जिंदा रखा था जिंदा रहा, और कैंडल भी ब्लो की ब्लो करती रही, ठीक है। तो इसने ये प्रूव किया था इस हाइपोथेसिस से। तब बच्चे अभी इसको ये नहीं पता था कि क्या चीज है, क्योंकि अभी अर्ली एक्सपेरिमेंट था कि क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या वो CO2 एक्सक्रीट कर रहे हैं, प्लांट O2 छोड़ रहा है, उस O2 को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इतनी चीजों के बारे में अभी इसको नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ, इसने एक हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस क्या थी, कहता कि जो मिंट प्लांट है वो एयर को रीस्टोर कर रहा है, जो पहले क्या हो चुकी थी, कंटामिनेटेड हो चुकी थी। उसको कंटामिनेटेड किसने किया था बच्चे, माइस एंड कैंडल ने। और कैसे कंटामिनेट किया था, उसके अंदर क्या ऐड करके,
CO2 ऐड करके। तो कहते हैं ये क्या किया कि जो मिंट प्लांट और माइस और कैंडल के बीच की एक एसोसिएशन थी कि जो कंटामिनेटेड एयर को उस मिंट प्लांट ने प्योरीफाई कर दिया। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है, कहते कि इसीलिए उस मिंट प्लांट को रखने के बाद एयर के अंदर कुछ ऐसा था जिसने माइस और कैंडल दोनों को हेल्प की सरवाइव करने के लिए। ये उसका हाइपोथेसिस था। और फाइनली बचे 1774 के अंदर उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये जो था ये जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले ने अब किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि जो प्लांट्स हैं वो जो एनिमल्स कंटामिनेटेड चीजें एयर में छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स CO2 जो छोड़ रहे हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं वो हेल्प करते हैं एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो किसका था बच्चे, जैन इंजनहाउस का। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो इनका था 1730 से 1799 तक। अब इसको कैसे याद रखना है बच्चे, जैन इंजनहाउस। इंजन किस चीज पे रन करता है, एनर्जी से। वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कहां से आ रही है, सनलाइट से। दैट मींस इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था बच्चे, सनलाइट के ऊपर। तो देखो क्या हुआ, पहले तो इसने किस पे काम किया, इसने एक एक्वेटिक प्लांट लिया था बच्चे, हाइड्रिला। और इस हाइड्रिला को इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया। अब इसने क्या किया, कहता ठीक है, प्रिस्टले कह रहे हैं कि अगर हमने किसी प्लांट को रख दिया किसी एनिमल के साथ कवर्ड रीजन के अंदर तो वो एनिमल सरवाइव कर जाएगा। लेकिन वो कहता कि इसी सेटअप को आप डार्क के अंदर रख के देखो, वो तो आप सनलाइट में रख रहे थे, लेकिन अगर आप डार्क में रखोगे तो आप क्या देखोगे बच्चे कि वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी, कोई भी ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होएगी और कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली चीज इसने ये की। अब हमने कहा इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला के ऊपर। इसमें इसने क्या एक्सपेरिमेंट देखा कि जब बच्चे वो हाइड्रिला पानी के अंदर था और दिन का टाइम था, दैट मीन्स उसको सनलाइट मिल रही थी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा था। फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल रही थी और उस ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे थे पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो बबल फॉर्मेशन हो रही थी ऑक्सीजन की, ये सिर्फ किस टाइम हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ बच्चे लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी। इसी सेम एक्सपेरिमेंट को जब इसने रात के टाइम पे परफॉर्म किया तो तब कोई ऑक्सीजन के बबल्स जो थे वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। तो यहाँ से इसने क्या किया, कहता ठीक है जी, प्रिस्टले साहब ने कह दिया होगा कि हाँ जी प्लांट्स कोई अच्छी चीज छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कहता कि वो अच्छी चीज सिर्फ दिन के टाइम पे वो छोड़ रहे हैं, रात के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि रात के टाइम में क्या है, सनलाइट नहीं मिल रही। सनलाइट नहीं मिल रही बच्चे तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। हो बच्चे समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि इसको वन शॉट के अंदर या विद इन 2 लेक्चर्स, एक शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम इनको कवर अप इस चैप्टर को कर सके, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, जिस वजह से जल्दी जल्दी आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर सको। क्योंकि बच्चों को +1 के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि उनको ये जो प्लांट फिजियो है ये थोड़ी टफ लगती है, इसीलिए मेरे को ये है कि बिफोर एग्जाम्स हम क्या, हमारा टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट प्लांट फिजियो के चैप्टर्स को हम कवर कर लें। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट आ जाता है बच्चे। थर्ड एक्सपेरिमेंट था जूलियस वन सैक का, 1854 के अंदर दिया था। सैक का मतलब क्या होता है बच्चे, बोरी। ऐसे याद रखना है, एक बोरी है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसके अंदर शुगर, चीनी भरी हुई है। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट किस पे था बच्चे, ग्लूकोज पे। ठीक है, तो इसने ये बोला था बच्चे कि जो ग्लूकोज है वो बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और वो ग्लूकोज किस में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। अभी हमें ना ये एक्सपेरिमेंट बच्चे बड़े बेसिक से लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं पता था। उनके पास एक इक्वेशन थी और उनको वो इक्वेशन प्रूव करनी थी। ठीक है, तो उनके लिए ये सारी चीजें नहीं थी। तो इसीलिए इसने वॉन सैक ने यही बात की कि शुगर्स बनती हैं, वो शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है,
और वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो रही है बच्चे, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। और कहते हैं कि ये स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, ये कहते हैं कि प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है और जब प्लांट को जरूरत है वो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कहते हैं कि सनलाइट हमने कहा एब्जॉर्ब की कोई पिगमेंट्स हैं, तो वो पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो स्पेशल बॉडीज के अंदर कहा कि प्रेजेंट होता है। आज हमें पता है वो स्पेशल बॉडीज कौन सी है, वो स्पेशल बॉडीज क्लोरोप्लास्ट है। हम हमेशा जब सेल की बात करते हैं, प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, तब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम देखते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं करनी है, प्लांट्स को करनी है, ठीक है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ा होता है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है बच्चे जो सनलाइट को कैप्चर करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जूलियस वॉन सैक ने प्रूव किया था। इसके नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बच्चे, विच इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। अब एंगलमैन, एंगल से याद रखना कि एक लाइट आई और वो एंगल्स पे स्प्लिट हो गई, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बच्चे 1843 से लेके 1909 तक। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। देखो इसने क्या किया, इसने एक प्रिज्म लिया। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि प्रिज्म में से जब आप व्हाइट लाइट पास करवाते हो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, विबग्योर बना लेती है वो, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, हमने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करवाई और बच्चे उसने एक विबग्योर बना लिया। अब वो जो लाइट स्प्लिट हो रही थी उसके आगे हमने एक फोटोसिंथेटिक फिलामेंटस एल्गी रख दी। वो एल्गी कौन सी थी बच्चे, क्लैडोफोरा। ध्यान से सुनना इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एल्गी थी क्लैडोफोरा। अब क्या है, अगर फोटोसिंथेटिक एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी बच्चे। फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, O2, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो O2 इवॉल्व होएगी। तो क्या देखा गया, जब उन्होंने इस क्लैडोफोरा के रीजन के आगे ऑब्जर्व किया तो वहां पे ना उन्होंने बच्चे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी। अब ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चे, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होंगे, दैट आर नोन एज ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑब्जर्व ये किया गया कि ब्लू और रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ हुई ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की। देखो बच्चे, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई उतनी ही ज्यादा O2 इवॉल्व होएगी। जिस जगह पे जितनी ऑक्सीजन ज्यादा पड़ी होएगी उस जगह पे उतने ज्यादा ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे। तो अगर हमें ब्लू और रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया मिल रहे हैं तो यहां से हमें क्या पता चलेगा फिर कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो किस रीजन में होती है, वो किस लाइट के अंदर होगी बच्चे, ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यही प्रूव किया था कि रेड एंड ब्लू लाइट जो है वो बेस्ट है बच्चे फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मैक्सिमम इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सबसे प्यारा, इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बच्चे उन्होंने परफॉर्म किया था। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बच्चे। इसी के बेसिस पे ना अभी हम यहाँ पे एक आधा क्वेश्चंस देखते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि CO2 is necessary for photosynthesis। ये हमें अब पता है that CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। The chemical used to remove this gas most effectively from entering a control apparatuses। सबसे पहले तो याद करो बच्चे कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, जब हमने ये बताया था कि CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब कहते हैं कि वहां पे कौन सा ऐसा हमने केमिकल लिया था जो क्या कर रहा था, इस गैस को रिमूव कर रहा था उस अपरेटस से। तो वो क्या था, डिस्टिल्ड वाटर। ऐसी तो हमने किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर बात ही नहीं की है बच्चे। सोडियम कार्बोनेट नो, कैल्शियम ऑक्साइड नो,
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा था ना कि KOH डालना है हमें, और ये KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, डी, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animals and burning candles remove was given by, कि जो चीज एनिमल और बर्निंग कैंडल छोड़ रहे हैं उनको प्लांट एब्सॉर्ब कर रहा है, किसने दिया था, कैंडल, धूप बत्ती, प्रीस्ट। तो सीधी सी बात है बच्चे, किसने दिया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रेस्ले ने, ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो हो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ इतना टफ बात नहीं है अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑफ कॉर्नवेल नील। नील, नील मींस ब्लू, दैट मींस नीला। तो किस पे काम किया बच्चे, वाटर के ऊपर। कब से कब तक किया, इसका जो एक्सपेरिमेंट था 1897 से 1985 तक चला था, ठीक है। अब वाटर, इसका जो एक्सपेरिमेंट था ना बच्चे, अब हमें ये रिएक्शन तो पता है कि हमने इधर CO2 और वाटर यूज किया, इधर हमारे पास जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो मिली है, ठीक है। अब जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो कहां से स्टार्ट होता है, अगर हम नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये इक्वेशन हमें पता है, जो हम अभी तक हम बात कर रहे थे वो हमें यही पता है कि ये इक्वेशन होती है। लेकिन कहते अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है बच्चे वो क्या है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर वो यहाँ पे H2S को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने ना क्या किया, कॉर्नवेल नील ने दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करके देखा। तो उसने क्या देखा, जब तो नॉर्मल प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे, दैट मींस इस साइड पे वो वाटर यूज कर रहे थे CO2 के साथ, तो उनको बाय प्रोडक्ट में यहाँ तो ऑक्सीजन मिल रही थी। लेकिन अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें बच्चे, तो वो यहाँ वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट के अंदर हमें सल्फर या सल्फेट मिल रहा था इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली उन्होंने इसी चीज को प्रूव करने के लिए किया था कि जो ये बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ रही है ये एक्चुअल में आ कहां से रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वाटर में भी है, ऑक्सीजन तो CO2 में भी है। तो ये प्रूव करने के लिए इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम कंपेयर करके देखें तो क्लियरली पता चल रहा है बच्चे, CO2 तो इसके पास भी है, CO2 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास फिर O2 क्यों नहीं निकली, अगर ये O2 इससे आ रही थी तो, ठीक है। तो इन दो रिएक्शंस को कंपेयर करके उसने ये प्रूव किया था कि जो ये ऑक्सीजन आ रही है ये किससे आ रही है बच्चे, वाटर से आ रही है इंस्टेड ऑफ CO2। पहली चीज उसने ये रिएक्शंस दिखाई। फिर प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, उसने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए, ठीक है। नॉर्मल आइसोटॉप अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितना होता है बच्चे, O16, लेकिन उसने हैवी आइसोटॉप वाटर के साथ यूज किया ऑक्सीजन का, O18। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो क्या देखा गया, जो उसको बाय प्रोडक्ट में प्रोडक्ट साइड उसको ऑक्सीजन मिल रही थी वो हैवी आइसोटॉप वाली थी। तो इससे उसने फाइनली प्रूव कर दिया था बच्चे कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो हमें यहाँ वाटर से मिल रही है, ना कि वो CO2 से आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट वेन नील का था, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बाय प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, वैसे आप लोग ये सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहले तो हम सेल में बात करते हैं कि हमारे पास दो ही ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं विच आर सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मतलब अपना काम खुद से करने वाली, है ना। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट। क्यों सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं बच्चे, क्योंकि इन दोनों के पास खुद का DNA होता है, खुद का 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बच्चे इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट मींस स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कुछ ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चे। जो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेना। पूरे को ग्रेना बोला जाता है। और अकेली अगर एक डिस्क की बात करें, सिंगल डिस्क को क्या बोलते हैं हम, थाइलाकोइड। ठीक है, ये डिस्क सारी जो है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और इनकी इन कनेक्शंस को क्या बोला जाता है बच्चे, इनकी कनेक्शंस को बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेलाe। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आता होगा, आई नो, क्योंकि सेल वाले में चैप्टर के अंदर ये अच्छे से कवर हो जाता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद अभी हमने बात की कि इसके पास खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होएगा, खुद के 70s राइबोसोम्स होंगे। अब राइबोसोम्स हैं, दैट मींस अपने प्रोटीन्स खुद बना रहे हैं। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, डीएनए देन आरएनए देन प्रोटीन। तो क्या होएगा, ये इसके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर कुछ लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं। और जितना भी इसका ग्राउंड सब्सटेंस है नीचे का, उसको क्या बोला जाता है बच्चे, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, वो चीज क्लियर है। अब बच्चे एक ना हम बेसिक सी चीज की बात करते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस हियर, तो फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है बच्चे हमारे पास लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन। इन सब की डिटेल हम कल वाली लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ बच्चे। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सनलाइट यूज करते हैं। डार्क को डार्क इसलिए नहीं बोला जाता कि वो रात के टाइम पे होती है, डार्क को इसलिए डार्क बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे, दैट मींस सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करती है। कैसे करती है वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। तो कहते हैं जो ये लाइट रिएक्शन है जिसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, वो कहाँ होती है बच्चे, वो होती है ग्रेना के अंदर। ठीक है, अब अगर ग्रेना, खुद से सोचो, इतनी तो अब कॉमन सेंस इतना सुन के आ गई है हमें कि अगर लाइट रिएक्शन है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, पिगमेंट्स कर रहे थे। तो अगर लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रही है तो पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चे, पिगमेंट्स भी ग्रेना में प्रेजेंट होंगे, एट द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन है बच्चे वो कहाँ पे होती है, वो इस मैट्रिक्स के अंदर होती है। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर अब तक इस चीज को हम सम अप करें तो क्या है बच्चे कि हमारे पास प्लांट था, उस प्लांट ने सनलाइट एब्जॉर्ब की, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसने दो तरह की रिएक्शंस परफॉर्म की। पहली रिएक्शन जिसमें वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज लाइट रिएक्शन। उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड कर रही है। इस रिएक्शन को हम परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं बच्चे, ग्रेना के अंदर। पिगमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, एटीपी एंड एनएडीपीएच, और साथ साथ O2 निकलती है। एटीपी और एनएडीपीएच दोनों हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं बच्चे। इन एनर्जी प्रोडक्ट्स को यूज करके ही डार्क रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो ये दोनों एनर्जी प्रोडक्ट्स प्लस ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास कहाँ बन जाती है, ये हमारे पास बन जाती है हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डार्क रिएक्शन। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज।
बायोसिंथेटिक मीन्स अब एक्चुअल में ग्लूकोज बनना है। इस रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या करेगी, इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करके कार्बोहाइड्रेट फूड की सिंथेसिस करती है। क्लियर है बच्चे? तो आज जस्ट इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स किए हैं, फोटोसिंथेसिस होती क्या है, उसकी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन से दो पार्ट्स के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करते हैं। डिटेल्ड इसका जो भी लेक्चर है वो हम कल लगाएंगे। होप बच्चे इतना समझ आया है, इतना आज आप एनसीईआरटी में इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।